मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान का किया आगाज। अयोध्या में लोगों से बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। देश की सियासत में अयोध्या बीजेपी के लिए क्या अहमियत रखती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव में प्रचार के आगाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को ही चुना। हमारी सरकार इस पैसे का सही उपयोग करना चाहती है, जनता के हित के लिए उस पैसे को लगाना चाहती है। पिछले 15 वर्षों में जो बंदरबाट पैसे का हुआ है, नगरीय इकाइयों का विकास ठप पड़ा है, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया है, इसके प्रति आप सबको आगाह करने के लिए भी हम सब आपके बीच आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अयोध्या की उपेक्षा की है, लेकिन देव दीपावली के दौरान हमने हजारों दीप जलाकर अयोध्या को उसका वैभव लौटाने की कोशिश की है, क्योंकि अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या आ चुके हैं और अपने अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर चुटकी भी ली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जब भी अयोध्या आते हैं तो एसपी और बीएसपी के नेताओं को बहुत परेशानी होती है। वीडियो न्यूज़ दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, फैजाबाद। गुजरात चुनाव में बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस शुरू किया घर घर जाकर चुनाव प्रचार। गुजरात कांग्रेस ने आज से पूरे गुजरात में घर घर जाकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। अहमदाबाद के नारणपुरा इलाके से प्रमुख भरत सिंह सोलंकी और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत घर घर गए और चुनाव प्रचार किया। नारणपुरा इलाका अमित शाह का इलाका है और अमित शाह ने भी यहां से ही बीजेपी के संपर्क अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस का घर घर प्रचार आने वाले 15 दिनों तक चलेगा और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस इस प्रचार में अपने सबसे शक्तिशाली नेता राहुल गांधी को भी उतार सकती है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। फिलीपींस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात में सुरक्षा के मसले पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट से इतर जापान के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और ब्रुनई के सुल्तान से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान, भारत और पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे के तहत फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और वियतनाम के नेताओं से मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत ने अपने खास और भरोसेमंद पार्टनर के साथ मीटिंग की है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हुई है। भारत जापान के बीच बातचीत में आपसी हित के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों से मुलाकात कर सामरिक हितों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की। हिंदुस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर करने में लगा हुआ है, लिहाजा चीन और पाकिस्तान की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलीपींस दौरा एक सफल दौरा देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एनजीटी में दायर उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उसने ऑड इवन पर दिए गए आदेश में बदलाव की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने महिला और दोपहिया वाहनों को छूट देने के लिए एनजीटी में अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर कई सवाल उठाए। एनजीटी ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें छूट देने की मांग की है, लेकिन आखिर सवाल ये है कि वो दिल्ली में लेडीज स्पेशल बस क्यों नहीं चला सकते। एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि दोपहिया वाहनों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार इनको ऑड इवन स्कीम में छूट देकर पर्यावरण को लेकर क्या कुछ मकसद हासिल करना चाहती है। एनजीटी ने यह भी पूछा कि जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जस का तस है, तब आखिरकार दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश कैसे दे दिया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि उन इलाकों में हालात सबसे बदतर हैं जिन्हें वो अपना वोटर मानती है। हकीकत तो ये है कि बच्चे स्कूल में भी मास्क पहनकर जाने के लिए मजबूर हैं और हम आने वाली पीढ़ी को संक्रमित फेफड़े सौगात के तौर पर दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुंबई में नीलाम हुई दाऊद की तीनों जायदाद, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने लगाई सबसे बड़ी बोली। मुंबई के आईएमसी बिल्डिंग में आज सवेरे दाऊद की सभी जायदाद की नीलामी शुरू हुई और महज कुछ ही घंटों में डॉन की सारी जायदाद बिक गई। इस नीलामी में दाऊद की मिल्कियत वाला भिंडी बाजार का होटल रौनक अफरोज,
भिंडी बाजार की ही डामरवाला बिल्डिंग और याकूब स्ट्रीट पर मौजूद शबनम गेस्ट हाउस को 11.5 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगाकर मुंबई के सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने हासिल किया। इन सभी प्रॉपर्टीज को 1993 के बम धमाकों के बाद सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया था। दाऊद के होटल रौनक अफरोज को खरीदने की हसरत रखने वाले स्वामी चक्रपाणी इस नीलामी में हिस्सा नहीं ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। साउथ कश्मीर के कुलगाम के काजीगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में एक आर्मी जवान शहीद, वहीं एक लश्कर का मिलिटेंट भी मारा गया। साउथ कश्मीर के कुलगाम के काजीगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कांटेक्ट में आते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद एक आर्मी का जवान शहीद हुआ, वहीं एक लश्कर मिलिटेंट भी मारा गया। जहां इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट की बॉडी रिकवर कर ली गई है, वहीं कुछ और मिलिटेंट्स के होने की भी खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। नवी मुंबई स्थित एक बैंक में लगभग 50 फीट लंबी सुरंग खोदकर चोरों ने कई लॉकर्स पर हाथ साफ कर लिए। चोर बैंक में सुरंग के जरिए दाखिल हुए और लॉकर से कीमती सामान और पैसे लेकर चंपत हो गए। दरअसल शनिवार और रविवार को बैंक बंद था और सोमवार को बैंक खुलने के बाद चोरी का यह मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बैंक में कुल 225 लॉकर्स हैं, जिनमें से 30 लॉकर्स पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। कस्टमर ने शिकायत की है कि यहाँ पे कोई मतलब खड्डा खोदा हुआ है या कोई चीज़ है। तो आज हमारा लॉकर हमने चेक किया और सारा सामान लेके हम हमारा निकाल लिए। इस चोरी की वारदात के बाद जिन लोगों के लॉकर्स बच गए वे खौफजदा हैं और लॉकर से अपने सामान लेकर वापस जा रहे हैं। चोरी के इस वारदात में सवाल ये उठता है कि आखिर चोरों को बैंक लॉकर्स के कमरे के बारे में पता कैसे चला। जाहिर है या तो चोरों ने रेकी की थी या फिर बैंक का कोई कर्मचारी चोरों से मिला हुआ है। पुलिस की तफ्तीश भी इस तरफ जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, नवी मुंबई। आमतौर पर डॉक्टर को अस्पताल में इलाज करते तो हम सब ने देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना के अस्पताल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर इलाज के लिए लाए गए युवक को जूते और डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। एमपी में सागर के बीना अस्पताल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां डॉक्टर अस्पताल में एमएलसी के लिए लाए गए कैदी की जमकर पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि जब डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लाए गए कैदी शराब के नशे में थे और उन्होंने ही पहले हमला किया। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। हम आपको बता दें कि 2 कैदियों को ट्रेन में हंगामा करने पर आरपीएफ ने पकड़कर मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल में पेश किया था, लेकिन वहां डॉक्टर ने बजाय इलाज करने के इनकी पिटाई कर दी। इस मामले में पूरी जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। वहीं डॉक्टर के अलावा दूसरे पक्ष की भी बात सुनी जा रही है। साथ ही साथ ये पड़ताल की जा रही है कि कहीं वीडियो सचमुच एडिटेड तो नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। शादी का प्रस्ताव ठुकराने के कारण युवक ने 22 साल की लड़की को जिंदा जला दिया। शादी का प्रस्ताव ठुकराने के कारण 22 साल के युवक आकाश ने इंदुजा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। चेन्नई के आदमबाकम में कई दिनों से आकाश इंदुजा का पीछा करके तंग कर रहा था। कल रात करीब 9 बजे इंदुजा के घर में घुसकर शादी करने के लिए आकाश ने तंग किया। इंदुजा के मना करने पर उस पर पेट्रोल डालकर लाइटर से जला दिया। इंदुजा को बचाने की कोशिश में उनकी माँ रेणुका और उनकी बहन निवेदा पर भी आग फैल गया। इंदुजा की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मां रेणुका और बहन निवेदा को अस्पताल में चिकित्सा दी जा रही है। हालांकि इंदुजा की मृत्यु हो गई है। इंदुजा की मां और उनकी बहन की ट्रीटमेंट अब भी जारी है। पुलिस इस विषय पर और जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। प्रगति मैदान में 37वें राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। 27 नवंबर तक चलेगा व्यापार मेला। 37वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार करीब 3000 देसी विदेशी कंपनियां मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। इस बार व्यापार मेले में प्रगति मैदान के ज्यादातर हिस्से में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस वजह से इस बार व्यापार मेला करीब 53,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में लगा है। पिछली बार के मुकाबले काफी कम।
21 देशों के प्रतिनिधि इस ट्रेड फेयर में हिस्सा लेंगे। वहीं इसकी थीम स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया रखी गई है। आम जनता के लिए दरवाजे 18 नवंबर से खुलेंगे। बिजनेस क्लास के लिए 500 रुपए फीस है, तो वहीं आम जनता के लिए 60 रुपए और 40 रुपए, तो वहीं शनिवार और रविवार के लिए 120 रुपए का टिकट लगेगा। प्रगति मैदान में चल रहे रीडेवलपमेंट के काम की वजह से इस बार का व्यापार मेला बहुत खास नहीं हो रहा है। इस बार सिर्फ 3000 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया है। वहीं मौसम भी लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से व्यापार मेले में भीड़ कम आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।